गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम मनु के संबंध में भारतीय राजनीतिक चिंतन को क्या महत्वपूर्ण योगदान रहा है, इसके विषय में मनुस्मृति के प्रत्येक सिद्धांत पर बहुत व्यापक रूप से अध्ययन कर चुके हैं। आज हम मनु का भारतीय राजनीतिक चिंतन में क्या योगदान है और उनका महत्व क्या रहा है, इसके बारे में स्टडी करेंगे। जैसा कि हमने मनु के राज्य व राजा की उत्पत्ति के संदर्भ में, राजा के नैतिक दायित्वों के संदर्भ में, दंड व्यवस्था के संदर्भ में, उसकी विदेश नीति के संदर्भ में, शासन संचालन के नियमों के संदर्भ में काफ़ी व्यापक अध्ययन कर चुके हैं। इस सब से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन में मनु का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान और स्थान था। भारतीय राजनीतिक और सामाजिक चिंतन में मनु को बहुत अधिक महत्वपूर्ण स्थान उसके राजनीति के लिए दिए गए सिद्धांतों के कारण था। वे सर्वप्रथम ऐसे विचारक थे जिन्होंने अराजकता जो व्याप्त थी समाज में, उसका अंत करके शासन को स्थापित करने पर बल दिया और शासन के गुणों की व्याख्या करी। मनु का आदर्श शासक यद्यपि प्लेटो के दार्शनिक शासक से कम गुणवान नहीं है। मनु के चिंतन के महत्व और मनु के योगदान का उल्लेख हम उसके प्रत्येक सिद्धांत से समझ सकते हैं, जिसका विवेचन अपन निम्न प्रकार से करते हैं। मनु का भारतीय राजनीतिक चिंतन को सबसे बड़ा योगदान राज्य की उत्पत्ति के संबंध में उसका सिद्धांत और राज्य की उत्पत्ति के साथ ही शासन के सर्वोच्च निर्देशक राजा को प्रतिष्पादित करना और राजा की शक्तियों को सीमित करना। मनु ने राज्य की उत्पत्ति के संबंध में दैवीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया है और इस दृष्टि से सामान्यतया उसे निरंकुश राजतंत्र का समर्थक समझा जाता है, किंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। मनु की धारणा राजा के दैवीय अधिकारों को मान्यता देकर निरंकुश राजतंत्र का समर्थन करने की नहीं है। वे तो केवल इस सृष्टि से राजा में दैवत्व को आरोपित करना चाहते हैं कि राजा प्रजा के प्रति व्यवहार में अपने दैवीय दायित्व को समझते हुए धर्म के अनुकूल आचरण करे, जिससे वह निरंकुश नहीं हो पाए। और आपने देखा होगा, राजा में सभी देवताओं के दैवीय अंश को विद्यमान बताया, जिसके कारण राजा धर्म के अनुसार ही आचरण करेगा, दैवीय गुणों के आधार पर ही आचरण करेगा, न कि राक्षस गुणों पर।
इस प्रकार मनु द्वारा प्रतिपादित राज्य की दैवीय उत्पत्ति धारणा निरंकुश राजतंत्र का पथ प्रशस्त करने के बजाय राजा को धर्म एवं सदाचरण के नियमों में बांधे रखने का काम बन गई है और राजनीतिक चिंतन को यह उनकी बहुत बड़ी देन रही है। मनु का राजा वास्तव में एक राजर्षि था और वह प्लेटो के दार्शनिक शासक से निश्चित रूप से श्रेष्ठ था। मैकावली के नरेश की व्यवहारिकता भी उसमें है, किंतु उसमें धूर्तता कहीं भी नहीं है। यदि हम मनु के राजनीतिक चिंतन में मनु के द्वारा प्रतिपादित संप्रभुता, राजधर्म और राष्ट्रीयता जैसे प्रश्नों के संदर्भ में भी करें तो मनु ने संप्रभुता, राजधर्म तथा राष्ट्रीयता जैसे आधुनिक प्रश्नों की उस समय विवेचना कर दी थी जब अपन कल्पना भी नहीं कर सकती। सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, टैक्स का सिस्टम, जुडिशरी और प्रशासन, फॉरेन पॉलिसी और जो डिप्लोमेसी के लिए दूत व्यवस्था और युद्ध और नैतिकता आदि के संबंध में मनु ने नैतिक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। वे इतने यथार्थ और उत्कृष्ट हैं कि यदि आधुनिक राज्य उन सिद्धांतों के आधार पर आचरण करे तो सच्चे अर्थ में लोक कल्याणकारी राज्य के आदर्श की प्राप्ति की जा सकती है। ऐसे ही अपन मनु के चिंतन का तीसरा बड़ा योगदान देखें तो मानव के लिए और उसके कर्तव्यों के लिए स्वधर्म पालन पर बल दिया है। मनु की यह एक बड़ी देन है कि उन्होंने मानव मात्र के कर्तव्यों और स्वधर्म पालन पर गहराई से बल दिया है। ये एक ऐसी बात है जिसे अपनाकर संपूर्ण मानव जाति सुखमय अपना जीवन व्यतीत कर सकती है। इसके अनुसार मनु ने ऐसी कानून पद्धति और राजव्यवस्था का वर्णन किया है जिसमें सभी वर्णों के व्यक्तियों को कर्तव्यों की व्याख्या है और उनके अनुसार चलने के लिए कहा है। तो प्रत्येक व्यक्ति का अपने वर्ण और आश्रम व्यवस्था के अनुसार जीवन यापन का वास्तविक स्वरूप दिखाने की एक बात कही है। चौथी देन मनु की भारतीय राजनीतिक चिंतन को यथार्थवादी, व्यवहारिक और नैतिकता से युक्त विचारधारा का प्रतिपादन करना है। मनु के राजनीतिक विचारों को कोरा स्वपन लोक के आदर्शवाद नहीं कहा जा सकता, बल्कि वे यथार्थवादी थे, व्यवहारिक थे और इन सब के अतिरिक्त नैतिकता से युक्त दृष्टिकोण के प्रतिपादक थे। मनु की व्यवस्था को धर्मतंत्रीय राज्य भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि धर्म के संबंध में उनकी धारणा के अंतर्गत कहीं भी संकीर्णता नहीं है। धर्म किसी धर्म विशेष के विवेचन के संदर्भ में नहीं करते, बल्कि धर्म को व्यक्ति के नैतिक कर्तव्यों पर चलने के लिए एक योजना बताते हैं। मनु की राजनीति तो व्यापक मानवीय धर्म पर आधारित है और नैतिकता रूपी स्वरूप लिए हुए है। वास्तव में पुराणों के प्रथम मानव मनु भारतीय राजनीति दर्शन के प्रथम एवं प्रमुख प्रकाश स्तंभ थे, जिससे आज भी सार्वजनिक जीवन
और राजनीति के क्षेत्र में प्रेरणा प्राप्त की जा सकती है। तीसरी बड़ी देन थी मनु की भारतीय राजनीति पांचवी बड़ी देन थी मनु की भारतीय राजनीतिक दर्शन को, वो थी वे विधि के प्रणेता थे, दंड और न्याय व्यवस्था के वे जनक थे। मनु संभवतया मानव जाति के प्रथम विधि प्रणेता थे। उन्होंने मानव मनोविज्ञान को समझकर मानव जीवन के नियमों की एक ऐसी श्रृंखला प्रस्तुत की जिसे अपनाकर सुव्यवस्थित जीवन व्यतीत किया जा सकता है। मनु के द्वारा प्रतिपादित ये विधियाँ आज भी मनुस्मृति के रूप में हमारा मार्ग प्रशस्त करती हैं। अतः प्राचीन भारत की दंड और न्याय व्यवस्था का भी यदि हम देखें विवरण, तो मनु के विचार बहुत श्रेष्ठ थे। मनु ने दंड व्यवस्था और न्याय व्यवस्था की जो विस्तृत विवेचना की है वह बहुत ही लाभकारी समाज को सिद्ध हुई है। मनु की न्याय व्यवस्था में आज के समान दो प्रकार के विवादों का उल्लेख किया। पहला था हिंसात्मक आचरण से उत्पन्न विवाद और धन संबंधी विवाद। मनु ने साक्ष्यों के संबंध में भी बहुत ही विस्तार से प्रकाश डाला और इस बात पर बल दिया कि दंड देने का कार्य भावना और दुर्भावना से अलग रहते हुए एविडेंस के आधार पर किया जाना चाहिए। मनु ने न्याय के सैद्धांतिक विवेचन के साथ साथ जस्टिस की योग्यता, न्यायपालिका के ऑर्गेनाइजेशन, जुडिशरी प्रोसेस, अपराध व दंड के वर्गीकरण आदि पर व्यवस्थित विवेचन किया है। एक पूर्ण न्यायिक दर्शन प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, जो भारतीय न्याय शास्त्र में मनु का मौलिक योगदान है। मनु की इस जुडिशरी सिस्टम में अनेक ऐसे तत्व हैं जिन्हें अपनाना आज की परिस्थितियों में भी बहुत अधिक उपयोगी है। यदि मनु के राजकोष और अर्थव्यवस्था संबंधी व्यवस्था के बारे में देखें तो इन सिद्धांतों का भी वह जनक रहा है। मनु इस बात से परिचित थे कि राज्य के संगठन, संचालन और समृद्धि के लिए राजकोष और अर्थव्यवस्था के मैनेजमेंट की आवश्यकता होती है। मनु कर व्यवस्था के संबंध में प्रजा रक्षण के सिद्धांत और अधिक कर निषेध का सिद्धांत प्रतिपादित करते हैं, जो आज भी अपना महत्व रखते हैं। उनकी प्रगतिशीलता इस बात पर बल देने वाली है कि गरीब जनता पर कर का भार कम और समृद्धिशाली लोगों पर कर का भार अधिक पड़ना चाहिए, जो कि वर्तमान समय में भी एक उपयोगी साबित हो रहा है। सातवां बड़ा योगदान मनु का हमारे राजनीतिक दर्शन को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के संदर्भ में है। विदेश नीति को किस प्रकार से संचालित किया जाए, इसके संदर्भ में प्राचीन भारतीय राजनीतिक दर्शन में मनु ने बहुत बड़ा व्यापक रोल निभाया है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स संबंधी मनु के विचार भी अपने समय के बहुत आगे प्रतीत होते हैं। मनु ने अंतर्राष्ट्रीय शक्ति संतुलन का सिद्धांत प्रस्तुत किया है और मनु के द्वारा प्रतिपादित शाड्यगुण्य नीति और मंडल सिद्धांत, इसके अलावा कुछ उपायों को भी अपनाने का वर्णन किया है। आज भी किसी देश की विदेश नीति के महत्वपूर्ण सिद्धांत
मनु द्वारा जो प्रतिपादित हैं वो हो सकते हैं। मनु ने नेशनलिज्म और अंतर्राष्ट्रीयवाद के बीच बहुत सुंदर समन्वय स्थापित किया है और यही बैलेंस आज विश्व में शांति स्थापित करने का आधार बन सकता है। मनु की यह आइडियोलॉजी थी कि विवेकपूर्ण और दूरदर्शितापूर्ण दृष्टि से यदि विदेश नीति का संचालन किया जाए तो युद्ध को अंतिम रूप में या अंतिम विकल्प के रूप में अपनाया जाना पड़ेगा। राज्य के हितों की रक्षा के लिए युद्ध के अलावा और बहुत सारे राजनयिक और शांतिपूर्ण विकल्प मनु ने खोज निकाले थे। मनु के युद्ध नीति संबंधी विचार उन्हें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के आचार्यों में प्रमुख स्थान दिलाने में समर्थ रहा है, क्योंकि मनु का युद्ध का विचार राज्य के लिए अंतिम विकल्प के रूप में माना गया है। मनु के राजनीतिक जीवन में या राजनीतिक चिंतन में संपूर्ण सामाजिक जीवन का एक स्पष्ट और सुव्यवस्थित दर्शन भी प्रस्तुत किया गया है। मनु न केवल राजनीतिक चिंतन प्रस्तुत करते हैं बल्कि उन्होंने संपूर्ण सामाजिक जीवन का स्पष्ट और व्यवस्थित दर्शन भी समाज को प्रदान किया है। उन्होंने भारतीय समाज को वर्णों की व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था प्रदान की है। स्त्री पुरुष के एक दूसरे के प्रति ड्यूटीज भी डिसाइड की है तथा स्त्री पुरुष के बीच संपत्ति के विभाजन का डिवाइडेशन भी किया है। मनु ने अपनी सामाजिक व्यवस्था में स्त्रियों के हित रक्षण पर विशेष बल दिया है। उनके द्वारा प्रतिपादित सामाजिक जीवन के सिद्धांत देश और काल की सीमाओं के परे हैं। मनु ने उस काल में समाज को एक स्पष्ट सुव्यवस्थित दर्शन प्रदान किया है, जबकि विश्व के अधिकांश भागों में लगभग अराजकतापूर्ण जीवन की स्थिति थी और मनुस्मृति के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि उस समय भारतीय समाज सुव्यवस्थित था और समाज की यह सुव्यवस्था मनु की ही देन थी। यद्यपि मनु शूद्रों के प्रति, स्त्रियों आदि के संबंध में भेदभाव पर आधारित मनु के विचार वर्तमान परिस्थितियों में अप्रासंगिक जरूर हैं और नितांत ही अनुचित भी हैं, किंतु इससे मनु के चिंतन का महत्व कम नहीं हो जाता, क्योंकि मनु के द्वारा सामाजिक और राजनीतिक दर्शन की प्रभावशीलता, व्यावहारिक उपयोगिता और महत्व इस बात से स्वयं सिद्ध हैं कि आज भी मनुस्मृति को हिंदू सामाजिक व्यवस्था के संदर्भ ग्रंथ की मान्यता प्राप्त है। मनु की चिंतन की व्यापकता और उसके महत्व को स्पष्ट करते हुए डॉक्टर केवल मोटवानी लिखते हैं, मनु किसी एक राष्ट्र व जाति के न होकर संपूर्ण विश्व के थे। उनकी शिक्षाएं किसी एक पृथक समुदाय की नहीं, जाति या संप्रदाय के लिए नहीं, अपितु संपूर्ण मानव जाति के लिए थी। वे समय की सीमा लांघकर मानव के चिंतन तत्व से संबंध रखने वाले विद्वान व्यक्तित्व के धनी थे। अतः हम संपूर्ण एनालिसिस के द्वारा इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि भारतीय राजनीतिक चिंतन को
मनु का बहुत महत्वपूर्ण योगदान था और भारतीय राजनीति में मनु अपने आप में बहुत ही विरले स्थान पर अपना स्थान रखते हैं। श्रेष्ठ स्थान दिया जा सकता है उनको, जिससे कि प्राचीन समय की राजनीतिक व्यवस्था को न केवल हमें समझाने का प्रयास किया है, बल्कि एक सुव्यवस्थित राज्य की स्थापना, राजा की स्थापना करने का और सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करने का प्रयत्न मनु ने किया है। तो ये था स्टूडेंट्स आज का मनु का भारतीय राजनीति के चिंतन में योगदान एवं महत्व का टॉपिक। थैंक यू स्टूडेंट्स।